ठीक है। तो हम लोग साउथ इंडिया में कहां पर थे, उसके आगे बढ़ते हैं। चोला एम्पायर से देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि दक्षिण भारत में एक लंबा संघर्ष चला है जो पल्लव और किसके बीच चला, चालुक्यों के बीच। लेकिन अंत में पल्लव और चालुक्य दोनों वंशों का ही अंत हो गया। अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण एम्पायर था वो था चोला साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य है? चोला वंश। चोला वंश की जो स्थापना की थी वो की थी विजयालय ने। इस क्वेश्चन को गलत मत करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी। तो चोल वंश की स्थापना की है विजयालय ने। किससे की है? विजयालय। चोलों की अगर बात की जाए तो चोलो वंश का जो पहला महान शासक हुआ वो हुआ परांतक प्रथम। कौन हुआ? परांतक प्रथम। और इसी ने चोल वंश की वास्तविक सत्ता को स्थापित किया। यानी कि चोलों का जो एम्पायर था उसे विजयालय के द्वारा स्टेब्लिश किया गया, लेकिन बाद में चलकर चोल वंश को जो स्थापित करने का काम किया वो किया परांतक प्रथम ने। और दक्षिण का एक बहुत बड़ा एम्पायर बनेगा चोला एम्पायर। परांतक प्रथम के बाद परांतक द्वितीय गद्दी पर बैठा और इसे ही सुंदर चोल के नाम से भी जाना गया। और इसने चोला एम्पायर की सीमाओं को और दक्षिण तक बढ़ा दिया। और इस तरह चोला एम्पायर परांतक शासकों के समय उसका विस्तार और अधिक हुआ। लेकिन इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ जिसने चोला एम्पायर की सीमाएं तीनों समुद्र से लगा दी, वो राजा था राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण में जब चोला एम्पायर था तो कई छोटे छोटे एम्पायर बचे हुए थे। जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर चोला एम्पायर है। कुछ एरिया में 6 राजाओं का शासन था, पांड्या शासकों का शासन था। और दक्षिण में एक आइलैंड था जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, वो था सियोल, सिलोन, जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ठीक। सिलोन की अगर बात की जाए यानी श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका भी भारत के तमिलनाडु वाले हिस्से से लगा हुआ था। और इस तरीके से राजराज प्रथम ने पांड्या, चेर और श्रीलंका इन तीनों शासकों को पराजित करते हुए उसने श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण कर दिया। यानी सोचो, भारत का पहला ऐसा शासक जिसने श्रीलंका पर अटैक किया वो था राजराज प्रथम। और इस तरह राजराज प्रथम ने जब आक्रमण किया श्रीलंका पर तो श्रीलंका का जो शासक था महेंद्र पंचम, वो पराजित हो गया। और महेंद्र पंचम के पराजित हो जाने के बाद राजराज प्रथम ने श्रीलंका की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय, उसका नाम था अनुराधापुर। और अनुराधापुर को उसने नष्ट कर दिया। कहानी समझ में आई? हमें सिर्फ क्या याद करना है उस पर, क्योंकि क्वेश्चन हमारे क्या बनने चाहिए उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। पहला क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आया है, इसको गलत नहीं करना। ठीक है। परांतकों के बारे में याद रहे तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है। परांतकों ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया, लेकिन पहला शासक जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होंगे हमारे राजराज प्रथम, जो कि पांड्या, चेर और श्रीलंका सबको पराजित कर दी। और श्रीलंका यानी सिलोन को पराजित करके वहां के शासक महेंद्र पंचम को वो बंदी बना लेगा और उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर देगा। बात समझ में आई? किसको नष्ट कर देगा? अनुराधापुर को नष्ट कर देगा। राजराज प्रथम तंजौर में एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाएगा जिसका नाम है राज राजेश्वर मंदिर। इसे ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना, भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना। नाम पर ही है राजराज राजराजेश्वर मंदिर, और इसी को क्या कहा गया? बृहदेश्वर मंदिर कहा गया। कोई दिक्कत किसी को भी? का कू की समझ में आया?
तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके महेंद्र पंचम को पराजित करके उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया और उसने राज राजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज ने ही पहली बार भूमि की माप करवाई। ये क्वेश्चन कई बार आया, साउथ के क्वेश्चन बनाना मुश्किल होते हैं, लेकिन हम उतना कर लेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। ठीक है, ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमारा दिमाग भी पर खच्चा उड़ जाएंगे। पहले हमें थोड़ा सा समझना है चीजों को, उसके बाद हम आगे वाली क्लासों में इसको और डीप में करेंगे। समझ में आई बात? तो भैया राजराज प्रथम जो है उसने राजराजेश्वर मंदिर भी बनवाएगा और पहली बार भूमि की माप राज प्रथम के द्वारा होगी। क्वेश्चन आता है चोला एम्पायर में पहली बार भूमि की माप किसने करवाई? राजराज प्रथम। किसी ने क्वेश्चन देखे साउथ के अभी तक? किसी ने लगाए? लगाए? हाँ, बन रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था ना, बन रहे ना, बस बनने चाहिए क्वेश्चन हमसे। ठीक है, अभी मैं एक टेस्ट सीरीज भी चालू करूंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा तुम लोगों को। ठीक, जल्दी चालू हो जाएगी टेस्ट सीरीज भी अब। राजेंद्र प्रथम अगला शासक बनेगा और इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को फिर से पराजित किया। बेचारा बापड़ा पराजित होते रहता था जब देखो जब, क्योंकि श्रीलंका छोटा सा आइलैंड था। भारत जो है वो बहुत बड़ा, तमिलनाडु, केरल का पूरा इलाका, कर्नाटक का हिस्सा थोड़ा, है ना, आंध्रा का आधा हिस्सा, इतना बड़ा एम्पायर चोला एम्पायर था। और इसी एम्पायर के समय तमिल लोग जाकर बसेंगे श्रीलंका में। कौन जाके बसेंगे? तमिल लोग। और श्रीलंका के जो ओरिजिनल लोग हैं वो सिंहल जाति के थे और हमारे यहाँ के जो बसेंगे वो तमिल जातु के थे। और आगे चलकर ये तमिल और जो श्रीलंका में एक संघर्ष चालू होगा और इसी का परिणाम हमें एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाई देगा जिसे हम लिट्टे के नाम से जानते हैं। बाद में वो खत्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन श्रीलंका और भारत के रिलेशन बिगड़ गए थे। राजीव गांधी की हत्या भी की गई थी इसी दौरान, श्रीलंका से हमारे इस संघर्ष के दौरान ही। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है श्रीलंका और मतलब भारत के उस पर, और मैंने इसको बताया भी भारत श्रीलंका के रिलेशन कैसे हैं। तो इस वीडियो को तुम लोग देखना, उसमें तुम्हें मिलेगा पूरा भारत और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। ठीक, तो महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया और महेंद्र पंचम को पराजित करके पहली बार संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता? राजेंद्र ने। राजराज ने तो पराजित करके उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर डाला था। महेंद्र पंचम अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया, लेकिन विरोध करता रहा। बाद में राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया और राजेंद्र प्रथम ने उसकी पूरे श्रीलंका पर विजय हासिल कर ली। और इस तरह पूर्ण श्रीलंका किसका हो गया? महेंद्र पंचम को पराजित करके राजेंद्र प्रथम का। लेकिन चोल शासकों ने श्रीलंका को पराजित तो किया, अपने अधीन में तो लाए, लेकिन श्रीलंका को उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हुए उन्हें मिलाने का प्रयास नहीं किया। वो नियमित टैक्स वसूलते रहे उससे। राजेंद्र चोल के बारे में कहा जाता है कि उसने उत्तर भारत में भी अटैक किया और इस अटैक को उसने गंगा अभियान के नाम से जाना गया और उत्तर के राजाओं के घमंडों को भी चूर चूर कर दिया राजेंद्र प्रथम ने। समझ में आई बात? उसने दक्षिण में श्रीलंका तक जीत हासिल करी और उत्तर में गंगा का अभियान करके उत्तर के राजाओं का भी स्वाभिमान तोड़कर रख दिया। और ऐसा महान शासक हुआ दक्षिण का राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने इसी गंगा अभियान के उपलक्ष्य में अपनी नई राजधानी बनाई और उस राजधानी का नाम रखा उसने गंगे कोंड चोलपुरम और खुद गंगे कोंड की उपाधि धारण करी। तो ऐसा कौन सा शासक है जिससे गंगे कोंड की उपाधि धारण करी थी? हाँ, हाँ, ठीक है, काजल की बहन फेमस हो जाएगी, काजल की बहन है, नहीं होगी? कहां से आते हैं ये लोग?
अरे भगवान, मैं क्या लोरी सुना रहा हूँ जो सो जाओगी? हैं? तो भैया याद रखना, राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करी, गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण करी और अपनी नई राजधानी क्या बनाई? गंगे कोंड चोलपुरम। और गंगे कोंड की उपाधि भी उसने धारण की। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को संपूर्ण जीतने के बाद, उत्तर का अभियान करने के बाद, गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण करने के बाद, इसने चाइना में भी अपने दूत भेजे। तो ऐसा कौन सा चोल शासक था जिसके चाइना से रिलेशन थे? तो भाई साहब के श्रीलंका से भी थे, और किससे थे? आज जाके चोला एम्पायर के क्वेश्चन लगा के देखना, है ना। कुछ टर्मोलॉजी आएगी जो तुमसे अभी फिलहाल नहीं बनेगी, लेकिन बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। तो राजेंद्र चोल ने क्या किया? सबसे पहले चाइना में अपने दूत भेजे। राजेंद्र प्रथम के बाद अगला शासक गद्दी पर बैठा राजाधिराज प्रथम। और राजाधिराज के प्रथम के समय एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं कोप्पन का युद्ध। इस कोप्पन के युद्ध में चोल और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो गया, और चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ उसका युद्ध हुआ। यह युद्ध एक भयानक युद्ध था जिसमें दोनों राज्यों को बहुत हानि उठानी पड़ी। चालुक्य वंश भी अपने पतन की ओर बढ़ने लगा, और चोल चालुक्य संघर्ष में चालुक्यों का पतन भी प्रारंभ हो गया। राजाधिराज के समय कोप्पन के युद्ध ने चालुक्यों को जो है कमजोर कर दिया, और आगे चलकर राजेंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठा। राजेंद्र द्वितीय ने इस कोप्पन के युद्ध को पुनः चालू कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में उसके पिता राजाधिराज की मृत्यु हो गई थी। और राजाधिराज की मृत्यु हो जाने के बाद उसने इसी युद्ध भूमि में अपना राज तिलक कराया, और प्रण लिया कि जब तक वो चालुक्यों का सर्वनाश नहीं कर देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और इस तरह राजेंद्र द्वितीय ने कोप्पन के युद्ध में चालुक्यों का सर्वनाश कर डाला। लेकिन इसके चलते ही चोल और चालुक्य दोनों ही प्रकेसरी उसकी उपाधि है। प्रकेसरी क्या है? उसकी उपाधि है। तो राजेंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठेगा, प्रकेसरी की उपाधि धारण करेगा, और कोप्पन के युद्ध को वो कंटिन्यू रखेगा। और इसी युद्ध में अपने पिता राजाधिराज के प्रथम की मृत्यु के बाद युद्ध भूमि में ही अपना राजाभिषेक कराएगा। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने युद्ध भूमि में अपना राज तिलक करवाया? राजेंद्र द्वितीय। ऐसा कौन सा शासक था जिसने चाइना में अपने दूत भेजे? राजेंद्र प्रथम। ऐसा कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया? राजराज प्रथम। ऐसा कौन सा शासक था जिसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया? राजराज प्रथम। ऐसा कौन सा शासक था जिसने पहली बार संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया? प्रथम। ऐसा कौन सा शासक था जिसने उत्तर भारत का गंगा का अभियान किया? बस, जाओ छुट्टी। समझ गए? आगे चलकर इस वंश का अगला शासक बनेगा कुलतुंग प्रथम, क्योंकि चोल और चालुक्य दोनों आपस में मिल जाएंगे, चालुक्य वंश का अंत हो जाएगा, और चोल एम्पायर में अगला शासक बनेगा कुलतुंग प्रथम। और कुलतुंग प्रथम दूसरी बार भूमि की माप करवाएगा। तो पहली बार किसने करवाई? राजराज प्रथम ने करवाई। ठीक है। जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर इतना तुमने कर लिया तो 90% तुमने तैयार कर लिया। 10% तुम्हें एमसीक्यू लगा के करना है। समझ गए? इसलिए जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें खुद अंदाजा लग जाएगा कि तुम कितने क्वेश्चन लगा पाते हो। तो काजल की बहन, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ठीक है। कुलुतुंग प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इसने चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध बनाए रखे, और इसने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाते हुए इसने एक चीज की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऐसा कौन सा चोल शासक था जिसने चाइना से अपने
अच्छे संबंध बनाते हुए 72 व्यापारियों को चाइना भेजा, खासतौर पर 72। सबसे पहले चाइना भेजने वाला राजेंद्र प्रथम, और कुलोतुंग प्रथम ने 72 लोगों को भेजा। समझ में आई बात? कितने लोगों को भेजा? आगे चलकर इस वंश का शासक बनेगा कुलोतुंग द्वितीय। कौन बनेगा? कुलोतुंग द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव को मानता था, शिव था ये। लेकिन दक्षिण में सबसे अगर दिक्कत पैदा होती है तो वो होती है धर्म को लेकर, क्योंकि दक्षिण भारत में दो धर्म सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक है शैव धर्म और एक है वैष्णव धर्म। शैव धर्म को कहा जाता है नयनार और वैष्णव धर्म को कहा जाता है अलवार। 63 नयनार संत होते हैं और 12 अलवार संत होते हैं। लेकिन जो भगवान शिव का भक्त होता है वो कट्टर शिव होता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होता है वो कट्टर भगवान विष्णु का होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। कुलोतुंग द्वितीय के समय ऐसे ही हुआ। कुलोतुंग द्वितीय ने धर्म को राजनीति में इन्वॉल्व कर दिया, और कुलोतुंग द्वितीय भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उसने चिदंबरम के मंदिर में रखी हुई भगवान शिव की मूर्ति को, चिदंबरम के मंदिर में रखी हुई भगवान विष्णु यानी कि गोविंद राज की मूर्ति को उसने मंदिर से निकलवा कर उसे उन ब्राह्मणों से के द्वारा, जो कि वैष्णव धर्म को मानते थे, उन ब्राह्मणों को जंजीरों से इस मूर्ति से बांध दिया। उनके सामने दो ऑप्शन रखे उसने, या तो वह भगवान शिव को अपना ले या शिव धर्म को अपना ले या विष्णु के साथ अपनी मृत्यु को प्राप्त करे। लेकिन कट्टर वैष्णव धर्म के लोगों ने शिव धर्म को नहीं अपनाया और कुलोतुंग द्वितीय ने उन्हें जंजीरों से मूर्तियों से बांध दिया और मूर्ति को बीच समुद्र में ले जाकर समुद्र में डुबा दिया गया। गोविंद राज की विष्णु की मूर्ति को जब समुद्र में फिकवा दिया गया तो बाद में आगे चल के रामानुजाचार्य ने समुद्र से उस मूर्ति को खोज निकाला और उस मूर्ति को वापस निकालकर उन्होंने तिरुपति के मंदिर में स्थापित कर दिया। समझ में आई बात? तो गोविंद राज की मूर्ति को किसने समुद्र में फिकवा दिया था? कुलोतुंग द्वितीय ने। और किसने उस मूर्ति को वापस निकालकर तिरुपति के मंदिर में स्थापित किया? थोड़ा बहुत भी याद हो जाएगा ना, एक बार घर के जाके रिवाइज जरूर कर लेना। चोल वंश का अंतिम शासक जो होगा वो होगा राजेंद्र तृतीय, और इस तरह चोल वंश का अंत हो जाएगा। चोल वंश का पतन हो जाने के बाद दक्षिण में राजशेखर कुल पांड्या जो है पांड्या राज्य का अंग बन जाएगा, और इस तरह चोलों के पतन के बाद वहां पर एक नया वंश खड़ा होगा जिसको हम पांड्या वंश कहेंगे, जो कुल शेखर के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और अब दक्षिण में यही पांड्या राज्य रहेगा चोलों के बाद। ठीक है, धीरे धीरे चोल वंश का पतन हो गया, और चोल वंश का पतन हो जाने के बाद जो है कई छोटे छोटे वंश खड़े हुए, जैसे पहला है देवगिरी के यादव, यहां पर स्थापित हो गए देवगिरी के यादव। अलाउद्दीन खिलजी का जब हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे तब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो जब हम मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे तब इसको देखेंगे। तो
देवगिरी के यादव, और देवगिरी महाराष्ट्र वाले इलाके में है, और देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लन करेगा। कौन करेगा? भिल्लन करेगा। दूसरा है वारंगल का काकतीय वंश। कौन सा वंश है? वारंगल का काकतीय वंश। इसकी स्थापना पोलराज द्वितीय के द्वारा की जाएगी। ये सब मिडिवल हिस्ट्री में अब हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि एंशियंट खत्म, अब मिडिवल चालू होने वाला है। दार समुद्र के होयसेल। कौन आएंगे? दार समुद्र के होयसेल राज्य, और इसका फाउंडर होगा विष्णुवर्धन। और दक्षिण में चोला वंश के पतन के बाद पांड्या वंश स्थापित होगा, और इस तरह दक्षिण में कुलशेखर यानी मारवाड़ कुलशेखर के द्वारा मदुरई के पांड्या वंश की स्थापना होगी। और इस तरह काजल की बहन 4 वंश खड़े होंगे। कौन कौन से वंश? देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, दार समुद्र के होयसेल, और मदुरई यानी पांड्या के मारवाड़ कुलशेखर के द्वारा स्थापित किया गया पांड्या राज। तो मदुरई के पांड्या, दार समुद्र के होयसेल, वारंगल का काकतीय, देवगिरी के यादव। याद रहेगा? चारों लिख लेना ये, ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन यानी चोल प्रशासन जो था उस समय कैसा चोल प्रशासन था? सबसे पहले राजा सर्व प्रमुख होता था, यानी मोनार्की थी। राजा जो होगा उसी की अनुमति से काम होगा। राजा ने बोला पत्ता हिल तो पत्ता हिलेगा, राजा ने बोला पत्ता मत हिल, पत्ता नहीं हिलेगा। समझ गए? तो राजा के कहने पे सब कुछ होगा। कुषाणों की तरह ही चोल शासकों ने भी बड़े बड़े मंदिर बनवाए, और इन मंदिरों में उन्होंने अपने शासकों की मूर्तियां लगवाई, जो ये बताती थी कि चोला एम्पायर कितना भव्य है। और चोला एम्पायर सही में बहुत भव्य था। बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे ये लोग, इनका दरबार बहुत विशाल होता था। और चोला एम्पायर जो है धन धान के मामले में बहुत ही संपूर्ण था। चाइना के साथ ये व्यापार करते थे, श्रीलंका को कंट्रोल में रखते थे। ठीक है ना? वो साउथ की कौन सी मूवी आई है तुम लोगों ने देखी होगी, PS1 और PS2, है ना? उसमें चोला एम्पायर दिखाया पूरा उन्होंने। तो मंदिर में सम्राट की बड़ी बड़ी प्रतिमा होती थी, जिसमें उनकी पूजा देवताओं के रूप में की जाती थी, यानी उनका सम्मान किया जाता था। राजा केंद्र में होता था, और केंद्र में राजा के बाद केंद्र को प्रोविजनल यानी के प्रांतों में डिवाइड किया गया था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम। और इस तरह मंडलम में राजकुमार अपॉइंट किए जाते थे, यानी कि राजकुमार उस क्षेत्र के प्रशासन को देखा करते थे। तो सेंटर में राजा, राजा के बेटे मंडलम में अपॉइंट होते थे। कहां अपॉइंट होते थे? समझ में आ रहा है चोला एम्पायर? थोड़ा बहुत कोई अपने आप को शासक वासक तो नहीं समझ रहा है कहां का? दरबारी, गार्ड, कोई तो राजकुमार समझ रहा हो है। ये ऐसी फीलिंग लाता है जैसे वो है ना बाहुबली मूवी, एक ये एम्पायर हुआ और एक दक्षिण का विजयनगर एम्पायर। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि बाहुबली मूवी चल रही हो, क्योंकि उसमें ऐसे ही पिक्चर चलती है। ठीक है? तो प्रांत होता था, प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम में राजकुमार अपॉइंट किए जाते थे। प्रांतों का डिवीजन जिलों में होता था। जिले को कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। नाम अटपटे आएंगे, आई एम सॉरी, साउथ है इसलिए। वलनाडु के नीचे नाडु। अनेक गांवों के समूह को कुर्रम कहा जाता था। अनेक गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? कुर्रम। तो सबसे ऊपर क्या होगा? केंद्र होगा। केंद्र के नीचे क्या होंगे? मंडलम होंगे। मंडल के नीचे क्या होगा? वलनाडु होगा। वलनाडु के नीचे क्या होगा? कुर्रम होगा। कुर्रम के नीचे क्या होगा? नाडु होगा। नाडु के नीचे क्या होगा? गांव होगा। और इसी के समय
जो नगर होंगे उनको नगरम कहा जाएगा। तो एक ऊपर से नीचे का स्ट्रक्चर होगा, सबसे ऊपर केंद्र, केंद्र का डिवीजन मंडलम, मंडलम का डिवीजन वलनाडु, वलनाडु के बाद कई गांवों को मिलाकर बनने वाला समूह कुर्रम, कुर्रम के नीचे नाडु, नाडु के नीचे सबसे छोटे गांव होते थे। और इनके अलावा कुछ अलग नगर होते थे जो व्यापारियों के द्वारा डेवलप किए जाते थे। वहां पर व्यापारी लोग रहते थे, व्यापार व्यापार करते थे वो, तो वो अपने नगरों की स्थापना करते थे। तो व्यापारिक नगरों में भी नगरम नामक व्यापारियों की एक सभा होती थी और इनकी अपनी एक सेना भी होती थी जो नगर का प्रशासन चलाती थी, नगर की सुरक्षा भी करती थी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? वहां चले गए थे क्या? वहां चले गए थे चोला एम्पायर में? लैंड रेवेन्यू वसूलते थे चोला एम्पायर के लोग, और जो लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था उस लैंड रेवेन्यू को कहा जाता था कदमई। क्या कहा जाता था? कदमई। थोड़े से वर्ड हैं जो एग्जाम में आते हैं वो मैं करा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस लगा के भी करने तुम्हें, क्योंकि तुम याद कर नहीं पाओगे वैसे। कदमई लैंड रेवेन्यू कितना वसूला जाएगा? तो 1/3 वसूला जाएगा। कितना वसूला जाएगा? 1/3 वसूला जाएगा। सेना होती थी, सेना का कोई प्रमुख होता था, सेना के प्रमुख को महादंड नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महादंड नायक। तो कभी कभी तुम देखोगे ना साउथ की मूवी, तो साउथ की मूवी सेनापति को बोलेंगे महादंड नायक अपनी सेना तैयार करो, बोलते ना वो लोग। वो साउथ में उस वर्ड का यूज करते हैं। हम लोग सेनापति रे, जरे वो घोड़े निकालो, समझ गए? तो वो बोलते हैं साउथ में अमात्य, वो बोलते हैं साउथ में अमात्य, यानी मंत्री को बोला जाता था। महादंड नायक सेनापति को बोला जाता था। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज चोला एम्पायर की जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वायत्त शासन। चोला एम्पायर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वायत्त शासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो चोलकालीन प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? चोला एम्पायर में जो ग्रामीण होते थे, जो ग्राम होते थे, उस गांव का प्रशासन चलाने के लिए गांव के लोगों के द्वारा ही, गांव के लोग मिलकर ही उसका प्रशासन चलाते थे। राजा गांव के मामले में इंटरफेयर नहीं करता था। गांव को इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाने को कहा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गांव खुद अपने आप को डेवलप करते थे और राजा उसमें सहायता करता था, लेकिन प्रशासन में वहां के लोगों को ही इन्वॉल्व किया जाता था। वर्तमान में इसे हम पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था के लक्षण हमें किस एम्पायर में दिखाई देते हैं? चोला एम्पायर में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में कहां से हुआ? तो चोला एम्पायर से हुआ। कहां से हुआ? ऐसा कौन सा वंश था जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था सिस्टम प्रारंभ किया? चोला एम्पायर। बात समझ में आई? तो ग्रामीण स्तर को उसे पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट बनाने की प्रथा को ही स्थानीय स्वायत्त शासन कहा गया, जिसकी शुरुआत चोला एम्पायर ने की। गांव को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला साधारण गांव, जिसको उर कहा जाता था, जिसमें आम पब्लिक रहा करती थी, हमारे जैसे लोग रहा करते थे। दूसरा ब्रह्मदेव, जिसमें ब्राह्मण रहा करते थे, ये ब्राह्मणों के गांव होते थे। साउथ में ज्यादा खतरनाक है,
जात पात। उत्तर भारत में तो एक बार सहन भी हो जाएगा, साउथ में जात पात सहन नहीं होती। ब्राह्मण मतलब कट्टर ब्राह्मण, हमारे यहाँ ब्राह्मण तो घुल मिल जाएंगे, साउथ के ब्राह्मण घुलेंगे मिलेंगे नहीं, और पवित्रता का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा धर्म ज्यादा प्रभावी है। क्योंकि जब इस्लाम ने भारत पर अटैक किया तो उत्तर भारत को ज्यादा इफेक्टिव किया, साउथ भी हुआ लेकिन उत्तर ज्यादा इफेक्टिव हुआ, इसलिए साउथ में धर्म थोड़ा सा बचा रहे, थोड़ा सा हम अपने धर्म के प्रति साउथ वाले थोड़े से सेंसिटिव रहे। हमारे यहाँ तो सब मिक्स हो जाएगा। देवदान, जो मंदिरों को दान में कर दिया गया हो गांव, वो देवदान, देवता का दान है वो। अब उस गांव से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। पूरा गांव मंदिर का हो गया, पूरा गांव ब्राह्मण का हो गया, और एक पूरा गांव अपने जैसे लोगों का हो गया। समझ गए? क्लियर? कोई कां कू की? अब गांव का प्रशासन चलाना है तो गांव का प्रशासन चलाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, और इस समिति के सदस्यों की एक क्वालिफिकेशन युक्त किया जाएगा। पहली चीज, 35 से 70 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए उस व्यक्ति की, तभी वो गांव का मेंबर बन सकता है। तो मेरी उम्र कम है, मैं तो बन नहीं पाऊंगा, तुम लोग देख लो अपना, ठीक है? तो कितनी उम्र चाहिए? 35 से 70 के बीच की उम्र चाहिए। उनके पास उस गांव की 1/4 वैली भूमि होनी चाहिए। वैली भूमि यानी के 1.5 एकड़ भूमि का वो मालिक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन है उसकी, गांव का मेंबर तभी बन सकता है वो पंचायत का मेंबर। अगला, उस गांव में रहने वाले उस व्यक्ति को एक वेद का ज्ञाता होना चाहिए, या उस वेद पर लिखे गए किसी भाष्य का उसे ज्ञाता होना चाहिए। क्लियर है? उसके पास उसका निजी का आवास होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, वो किराएदार नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? वरना पता लगे गांव में किराए से रहने आ गया और मेंबर बन गया, ऐसे नहीं। ठीक? अयोग्य कैसे घोषित किया जा सकता है? वो अयोग्य तब घोषित किया जाएगा जब उसने 3 वर्ष से अधिक तक उस गांव की समिति का वो मेंबर रहा हो। 3 वर्ष तक रखा जाएगा उसको। अब पंचायती राज में कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। तो 3 वर्ष से अधिक समय तक वो समिति का मेंबर रहा हो, ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। आय व्यय का ब्यौरा ना दिया हो भैया, उस समय आय व्यय का ब्यौरा भी ले लेते थे वो, कि भैया कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, इसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा तुम्हें। और अगला, चोरी करने के किसी भी प्रकार के अपराध में या किसी अन्य प्रकार के पाप कमरों में या कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, वरना पता लगे सुबह रत्नागिरी में पाया गया, रात को आनंद नगर में पाया जा रहा। ठीक है? तो किसी पाप कर्म में वो लिप्त नहीं होना चाहिए। पता लगे सुबह ही शटर तोड़ी उसने, समझ गए? तो चोरी नहीं की होनी चाहिए उसको। और अगला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जात कर्म ज्यादा होता है वहां पे, शूद्रों के संपर्क में आके दूषित ना हुआ, क्योंकि दक्षिण में ज्यादा चलती है जात पात, है ना, शूद्रों और ब्राह्मणों इनको अलग ही थोड़ी तरीके देखा जाता है। तो भैया 3 वर्ष से अधिक समय तक रहा हो, आय व्यय का ब्यौरा ना दो दिया हो, चोरी करने का अपराधी ना कर दिया हो, पाप क्रम में लिप्त ना हो, या शूद्रों के संपर्क में आके दूषित ना हुआ हो, तो भाई साहब मेंबर बन जाए। क्लियर है? ग्राम सभा को राज्य के सारे अधिकार प्राप्त होते थे, गांव आत्मनिर्भर होते थे, और गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ग्राम सभा राज्य के सारे अधिकार उसे प्राप्त होते थे, वो न्याय का कार्य भी करता था।
किसका कार्य करता था? गांव के लोग न्याय का कार्य भी करते थे। ग्राम सभा के पास बैंक भी होती थी, ये लोगों को पैसा उधार भी दिया करते थे, क्योंकि गांव बहुत डेवलप हुआ करते थे उस समय के गांव। ग्राम सभा के बाद मंदिर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दान गृह, इन सभी का प्रबंध चलाने के लिए उत्तरदायी होते थे। गांव में उस समय शिक्षाएं भी मिलती थी, लोग बाहर थोड़ी जाते थे। पर पता लगा गंज बासोदा वाले भोपाल आ गए, तब गंज बासोदा में मिल जाती थी, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी दूर दूर तक जाएंगे, तुम में से कई लोग अब्दुल्लागंज नहीं गए आज तक, कैसे एजुकेशन ले पाते फिर तुम लोग, ठीक है ना। इस समय कई प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, जैसे सोने के सिक्के को उद्यान, याद रखना पूछा गया उद्यान क्या होता था। उद्यान सोने का सिक्का, वरना पता लगा पार्क होता था, चिनार पार्क के बगल वाला छोटा पार्क को उद्यान कहा जाता था, समझ गए। हाँ यही करोगे, वरना वो कौन सा अपना पिपलानी में है, वही चिनार पार्क है क्या? बिना, ये वाला कौन सा पार्क है यार, है चिल्ड्रन पार्क, हाँ चिल्ड्रन पार्क, वहीं पे झूले होते हैं, उसी को उद्यान कहा जाता है, वहीं पे ट्रेन निकलती है। तो उद्यान क्या होता है? सोने का, गए क्यों नहीं गए चिल्ड्रन पार्क? गए हो ना, पिकनिक मनाने बचपन में जाते थे बहुत, हाथी वाला, रिसक पट्टी, ठीक है, बचपन में बहुत पेंट फटी उसमें, ठीक है। तो उद्यान होता है, अरे तो फटी उसमें क्या है भाई, वो एकदम सरकते थे, वो एकदम वो सीमेंट वाली उन्होंने रिसक पट्टी बना दी थी। अब बेचारे हम गरीब लोग 200 धक्का मार देते थे, घर कैसे जाते थे तो हम ही जानते थे। ठीक है, तो उद्यान, मध्यान्ह या काशी जो होता था वो काय का होता था? सोने का सिक्का होता था। इस काल में चीन के साथ भी व्यापार करते थे, और मैंने तुम्हें बताया था चीन के साथ व्यापार किया हमने, सबसे पहले किससे किया? भूला, भूला, राजेंद्र प्रथम। और दूसरा 72 व्यापारियों को किसने भेजा चाइना? कुलोतुंग प्रथम। कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ए कुल्लू, कुल्लू, समाज की अगर हम बात करते हैं तो चोल काल में समाज कैसा होता था? समाज का मुख्य आधार क्या होता था? आर्थिक, या तो हाई सोसाइटी के लोग या लो सोसाइटी के लोग, बीचे वाले होते ही नहीं थे। मिडिल क्लास, या तो होगा तो अपर, अपर होंगे अपने आप को एकदम बेहतरीन, और या फिर लोअर होंगे। व्यापारी भी होते थे जिनको चेट्टी या शेट्टी कहा जाता था, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, ये सब व्यापारी साउथ के, समझ गए, चेट्टी या शेट्टी कहते थे। धर्म की अगर बात की जाए तो अलवार और नयनार, बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें, शैव धर्म को मानने वाले नयनार, कितने नयनार संत? 63। और नयनार संतों के पहले नयनार संत अप्पर थे। पहले नयनार संत कौन थे? अप्पर। ऐसे ही वैष्णव, कितने वैष्णव, क्या कहा जाएगा वैष्णवों को? अलवार। और प्रारंभिक अलवार संत पोई गई, कौन होंगे? पोई गई। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन 12 अलवार संतों में से एक महिला संत थी, और 12 महिला, मतलब 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला संत अंडाल। जिस तरह उत्तर भारत की मीरा, वैसे दक्षिण भारत की अंडाल। ये भी भगवान को अपने पति के रूप में पूछती थी, मीरा भी पति के रूप में पूछती थी। तो 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला संत का नाम क्या था? अंडाल। याद रहेगा। ब्याह हो गए सबके, ब्याह हो गए सबके, अब और बच्चे कोई? तो क्या था? अच्छा,
चोल आर्किटेक्ट की बात करते हैं हम लोग। चोल काल में स्थापत्य में मंदिर किस शैली में बनाए जाएंगे? द्रविड़ शैली में बनाए जाएंगे। फर्गुसन कहता है कि चोल कालीन कारीगर राक्षस की तरह सोचते थे और जौहरी की तरह तराशते थे। किसकी तरह सोचते थे? राक्षस की तरह। और किसकी तरह सजाते थे? जौहरी की तरह। यानी चोल कालीन मंदिर इतने भव्य बनाए गए। ठीक है, तो ये है चोला एम्पायर। ठीक है, तो चोला एम्पायर खत्म हो गया। कल हम लोग मिडिवल हिस्ट्री चालू करेंगे। ठीक है, टेस्ट में पूरा एंशियंट हिस्ट्री आएगा, याद कर लेना इसको। और स्टार्टिंग का जो हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे वो भी टेस्ट में पूछी जाएगी। ये जो रह गया है ये पीडीएफ है, ये मंदिरों के बारे में है, मंदिर तुम लोग कर लेना। ठीक है, मंदिर है वो अलग अलग मंदिर मैंने दे दिए हैं, पीडीएफ में तुम्हारे पास है वो सबके सब। ठीक है, फिर तो बाकी चीज फिर हम लोग कल करते हैं, है ना। चलो, जय हिंद, जय भारत।